Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 30 of Business Mathematics, MTH 367. So today we will continue with the chapter number 19, which we started in the last lecture, Integral Calculus Applications. So in today's topics, we will go over section 19.4, which is about the applications of integral calculus by solving variety of problems in business, economics and finance. तो हम आज इंटीग्रल कैलकुलस की फर्दर एप्लीकेशंस करेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो हैं वो बिजनेस, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के अंदर से लेकर उनको सॉल्व करेंगे. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड दिस इज़ अबाउट द रेवेन्यू. तो हम जो पहली एप्लीकेशन करेंगे वो रेवेन्यू के बारे में होगी. So in chapter number 18 we discussed that how the total revenue function can be determined by integrating the marginal revenue function. तो हमने चैप्टर 18 में डिस्कस किया कि किसी भी मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन आएगा वो टोटल रेवेन्यू फंक्शन होगा. तो एज अ सिंपल एक्सटेंशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट assume that the price of a product is constant at a value of $10 per unit. और the marginal revenue function MR is equal to f of x is equal to 10. तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं. उसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि जो कोई भी यूनिट है उसकी या किसी भी प्रोडक्ट का जो एक यूनिट है उसकी प्राइस $10 है, जो कि फिक्स है. तो आपके पास इस सूरत में जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो f of x is equal to 10 होगा, और यहाँ पे x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के बराबर है. So total revenue from selling X units can be determined by integrating the marginal revenue function between 0 and X. तो हमने अगर total revenue find करना है तो उसके लिए हम यानी जो X units sell करने से हमारे पास जो total revenue आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा marginal revenue function होगा उसको 0 और X के दरमियान इंटीग्रेट कर देंगे. यानी उसकी लोअर लिमिट आप 0 लें, उसकी अपर लिमिट आप x लें और उसको इंटीग्रेट कर दें, तो आपके पास जो आपका टोटल रेवेन्यू आता है x यूनिट्स सेल करने से वो आ जाएगा. सो फॉर एग्जांपल द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग 1500 यूनिट्स कैन बी कंप्यूटेड एज. तो अगर हमने 1500 यूनिट्स सेल करनी है, यानी x को हम 1500 ले रहे हैं, तो 0 to 1500 और हमारा f of x क्या है, 10dx है, तो ये होगा 10x 0 to 1500. So this is equal to 10 times 1500 minus 0. तो ये होगा आपके पास $15,000. तो 1500 अगर आपने आइटम्स सेल किए हैं तो, और आपके पास जो टोटल रेवेन्यू $15,000 होगा अगर आप हर एक आइटम की जो प्राइस है वो $10 रखेंगे. सो नोटेबल थिंग इज दैट दिस इज रादर एलैबोरेट प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग टोटल रेवेन्यू, सिंस वी सिंपली कुड हैव मल्टीप्लाइड प्राइस बाय क्वांटिटी सोल्ड टू डिटरमिन द सेम रिजल्ट. ये थोड़ा सा क्योंकि बज़ाहिर लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि अगर हम जो क्वांटिटी सोल्ड है उसको अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते तब भी हमारे पास जो है यही आंसर आता. However, it does illustrate how the area beneath the marginal revenue function can be interpreted as total revenue or incremental revenue. लेकिन इससे एक बात जो कि सिग्निफिकेंट है या जो ज़्यादा पता चलती है वो ये है कि अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन के नीचे का एरिया चेक करें तो उसको हम एज ए टोटल रेवेन्यू के रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन का जो एरिया होता है अंडर दैट फंक्शन वो टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है. सो वी कैन सी इट फ्रॉम द फिगर. सो लेट्स ड्रॉ दैट फिगर कि अगर आपके पास एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है. यहाँ पे आप नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे आप प्राइस इन डॉलर्स को.
So this is 500, 1000, 1500, 2000, and if your price is 5, 10, 15, तो आपकी प्राइस जो थी वो टोटल $10 थी, और यानी ये आपका फंक्शन था, और जो आपकी लिमिट थी वो 0 to 15 थी। ये जो आपने एरिया फाइंड किया है, दिस गिव्स यू योर टोटल रेवेन्यू फंक्शन। दिस इज टोटल रेवेन्यू। और ये आपके नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड थे, सो इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1500, और ये आपका फंक्शन था f of x is equal to 10। सो दिस लाइन वाज 10 dx, जो कि $15,000 आया है आपके पास। तो अगर आपने एडिशनल रेवेन्यू फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल जब आप 1800 यूनिट सेल करते हैं तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द integration. So the additional revenue associated with increasing sales from 1500 to 1800 units can be computed as the integral from 1500 to 1800 10 dx. So this will be 10 times x 1500 to 1800, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 times 1800 minus 1500, which is 10 into 300, which is $3,000। तो आप एडिशनल सेल भी इस सूरत में फाइंड कर सकते हैं। तो एडिशनल सेल में मीन दैट उसका जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पे 18 है, तो आप उसका जो एडिशनल सेल का जो एरिया है वो ये होगा। दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द एडिशनल सेल। Example. So next example is about the maintenance expenditure. An automobile manufacturer estimates that the annual rate of expenditure, which is represented by R of t, for maintenance on one of its models is represented by the function R of t is equal to 100 plus 10 times t square। तो एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ बनाता है, और वो कहता है कि किसी एक मॉडल के लिए उसका जो मेंटेनेंस का फंक्शन है वो है 100 plus 10 times t square। यानी यहाँ पे t क्या है? t is the age of the automobile stated in years and R of t is measured in dollars per year। तो t जो है बेसिकली उस गाड़ी की एज है जो ख़ास मॉडल की है, और R of t बेसिकली जो नंबर ऑफ डॉलर उस पर पर ईयर खर्चा आता है उसकी मेंटेनेंस पे, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस फंक्शन सजेस्ट दैट व्हेन द कार इज 1 year old, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर बीइंग अकर्ड एट ए रेट ऑफ, तो अगर आपके पास ये जो कार है ये 1 साल पुरानी है तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो होगी R of 1, 100 plus 10 times 1, this is $110। तो अगर गाड़ी 1 साल पुरानी है तो उसकी मेंटेनेंस पे जो खर्चा आ रहा है वो $110 पर ईयर आ रहा है। बट व्हेन द कार इज 3 years old, यानी जब कार जो है 3 साल पुरानी है, then maintenance cost incurred
being incurred at a rate of R of 3, which will be 100 plus 10 into 3 square, which will give you $190 per year. तो गाड़ी चूँकि 3 साल पुरानी है तो अब उसके ऊपर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो रफली $130 पर ईयर है, और जब वो 1 साल पुरानी थी तो इसके ऊपर जो मेंटेनेंस की कॉस्ट थी वो रफली $110 पर ईयर आ रही थी. So as would be anticipated, the older the automobile, the more maintenance is required. तो जैसे कि एक ऑब्वियस सी कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि जितनी गाड़ी पुरानी होगी उसके ऊपर मेंटेनेंस का खर्चा उतना ही ज़्यादा होगा. So the following figure illustrates the sketch of the rate of expenditure function. तो हम हमारे पास जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो एक्स एक्सिस पे हमारा एज ऑफ कार इन ईयर्स है. दिस इज एज ऑफ कार इन ईयर्स, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो रेट ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है. वाई एक्सिस पे रेट ऑफ per year in dollars. So this is 100, this is 200, this is 300 and 400 and 500, and this is, here we have 2 years, roughly here we have 3 years, and we have 4 years, and this is 5 years. So after 1 year we roughly know that it is 110. So after 2 years it will be something like 140. After 3 years it would be, तो 3 साल के बाद जो खर्चा होगा वो रफली होगा $190 पर ईयर, और 4 साल के बाद कुछ और बढ़ जाएगा जो कि अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा 260, और 5 साल के बाद अगर आप फर्दर कैलकुलेट करें तो पास आ जाएगा 350. और दिस इज द रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. और आगे जाके ये फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा. So the area under this curve between any two values of t is a measure of the expected maintenance cost during that time interval. तो किसी भी दो t की वैल्यूज़ के दरमियान अगर हम यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे तो वो जो एक्सपेक्टेड मेंटेनेंस कॉस्ट होगी उस टाइम इंटरवल के दरमियान उसको रिप्रेजेंट कर रही है. So the expected maintenance cost during the automobile's first 5 years are computed as, तो अगर हम पहले 5 साल के इसकी जो एक्सपेक्टेड मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ यू इंटीग्रेट बिटवीन 0 and 5 the given function 100 plus 10 times t square with respect to t. So you get here 100 times t plus 10 t cube divided by 3, and here you put 0 into 5. So this is 100 times 5 plus 10 into 5 cube divided by 3, और माइनस आपके पास आएगा 0 plus 0. So when you simplify this you get $916.67. तो 5 सालों के अंदर इसके ऊपर जो
एक्सपेंडिचर आएगा वो होगा $907.67, जो कि एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है। सो ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स those expected to be incurred during the fifth year are estimated as। तो अगर हम सिर्फ 5वें साल में जो खर्चा आ रहा है उसको फाइंड करना चाहते हैं तो हम एक्सप्रेशन 4 to 5 0 + 10 टाइम्स t² dt को एवेल्यूएट करेंगे। तो जब आप इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करेंगे यू विल गेट 100 टाइम्स t + 10/3t³ फ्रॉम 4 to 5। So what you get is that 100 times 5 plus 10/3 times 5³ minus 100 times 4 plus 10/3 times 4³. So when you simplify, what you get at the end is $303.34। तो आप देख रहे हैं कि चौथे और पाँचवें साल के दौरान जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और सिमिलरली आप अगर इस फंक्शन को देखें तो इस ग्राफ में भी जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो भी आपके चौथे और पाँचवें साल के दरमियान आ रहा है। So this basically represents the expenditure in fifth year. So you have used the definite integral and its property to find out the कितनी, यानी अगर आपके पास एक मैन्युफैक्चरर है तो वो उसने मेंटेनेंस कॉस्ट फंक्शन बताया है कि पर ईयर क्या होगा उसकी गाड़ी पे, तो उसको यूज़ करते हुए आपने फाइंड किया कि पहले 5 सालों के अंदर टोटल कितना खर्चा आएगा। उसके बाद आपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए फाइंड किया कि जो 5वां साल है उसके अंदर कितना खर्चा आएगा। सो दिस वाज वन ऑफ वेरी नाइस एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स इन द business industry. Example. So next example is about the fundraising. A state civic organization is conducting its annual fundraising campaign for its summer camp program for the disadvantaged. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है किसी स्टेट की, वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपना एक समर कैंप का प्रोग्राम लगा रही है जो कि मुख्तलिफ जो गरीब लोग होते हैं या जिनको मुआशी मसाइल का सामना होता है उनके लिए फ़ंड रेजिंग करनी होती है ऐसे कैंप्स के दौरान। तो एक जो स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह का ही एक कैंप का इनेकाद करना चाहती है। सो कैंपेन एक्सपेंडिचर्स विल बी इनकर्ड एट ए रेट ऑफ $10,000 पर डे। तो जो कैंपेन का एक्सपेंडिचर है वो $10,000 पर डे है, यानी जो कैंपेन मुनक़िद करने के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगाए जाएंगे फ़ंड रेजिंग के लिए, या मुख्तलिफ़ जो इंतज़ाम किए जाएंगे, या मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिफरेंट टाइप के अट्रैक्शंस वहाँ पे रखी जाएंगी, उस पे जो टोटल ख़र्चा आ रहा है वो $10,000 पर डे है। So from past experience, it is known that the contributions will be high during the early stages of the campaign and will tend to fall off as the campaign continues. तो पुराने जो एक्सपीरियंस है, यानी जो उससे पहले उन्होंने इस तरह के कुछ कैंप कंडक्ट किए थे, तो उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को ये पता है कि शुरू के दिनों में तो काफ़ी फंड रेजिंग होती है, काफ़ी लोग पैसे देते हैं उस काम के लिए, लेकिन जैसे जैसे उस कैंपेन के दिन बढ़ते जाते हैं तो जो कैंपेन है या जो फंड रेजिंग का लेवल है वो कम होता जाता है, यानी जो लोग जितनी डोनेशंस देते हैं उसका लेवल कम होता जाता है। शुरू के दिनों में ज़्यादा होता है और जैसे जैसे दिन ज़्यादा होते हैं तो फंड रेजिंग का लेवल कम होता है।
So the function describing the rate at which the contributions are received is given by C of t is equal to minus 100 t square plus 20,000. तो जो कंट्रीब्यूशन रिसीव होते हैं वो बेसिकली गिवन है इस फंक्शन से, जो कि C of t is equal to minus 100 t square plus 20,000 के बराबर है, and where t represents the day of the campaign and C of t equal the rate of which contributions are received, measures in dollars per day. तो t बेसिकली उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी नंबर ऑफ डेज, यानी C of 1 जो होगा वो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जो मनी होगा वो जो डे 1 पे होगा उसको फाइंड करेगा। इसी तरह C of 2 जो होगा डे 2 के ऊपर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जो डोनेशन होगी उसको कंप्यूट करेगा। C of 3 जो होगा वो तीसरे दिन जो डोनेशन होगी उसको कंप्यूट करेगा, एंड सो ऑन। तो C of t जो है नंबर ऑफ डेज हैं, और ये जो C of t फंक्शन है ये जो कंट्रीब्यूशन या जो डोनेशंस आती हैं पर डे उसको कैलकुलेट करने का फंक्शन है। तो ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू मैक्सिमाइज द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द कैंपेन। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ख्वाहिश है कि जो हमने कैंपेन की है या उन्होंने जो कैंपेन की है उनके पास जो प्रोसीड आ रहे हैं, जो उनके पास एक्सपेंडिचर और डोनेशन के दरमियान डिफरेंस जो होता है प्रोसीड होता है, तो वो मैक्सिमम हो। तो वो चाहती है कि इतने दिनों तक वो यानी कैंपेन चलाएं कि उनके पास जो प्रोसीड्स हैं किसी फंड के या जो डोनेशंस के वो जो मैक्सिमम हो। सो देयर आर 4 क्वेश्चंस व्हिच वी शैल बी आंसरिंग। So first of all is determine how long the campaign should be conducted in order to maximize the net profit. तो पहले हमने वो नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं कि जब हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, यानी कितने दिन अगर हम कैंपेन चलाएं तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। So what are total campaign expenditures expected to equal? तो जब हम नंबर ऑफ डेज फाइंड कर लेंगे कि इतने दिन हमने कैंपेन चलानी है, तो हमने ये फाइंड करना है कि टोटल जो एक्सपेंडिचर आया है वो कितना है कैंपेन के ऊपर। व्हाट आर टोटल कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड टू इक्वल, जो हमने ये भी फाइंड करना है कि कितनी कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपेक्टेड है, यानी जितने दिनों की हम कैंपेन चलाएंगे उसके अंदर हमारी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो कितनी एक्सपेक्टेड है। सो व्हाट आर द नेट प्रोसीड्स, टोटल कंट्रीब्यूशन लेस टोटल एक्सपेंडिचर्स एक्सपेक्टेड टू इक्वल। तो जो हमारी नेट प्रोसीड्स हैं वो किसके बराबर हैं, यानी जो टोटल हम कंट्रीब्यूशन या डोनेशन हमने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने रेस किए हैं वो उसमें से हमने जो उनका टोटल खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर है, उसको माइनस करना है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो जो टोटल प्रोसीड होगी उस कैंपेन से वो आपके पास आ जाएगी। So now we start the solution of this problem. So the function which describes the rate at which expenditures E of t are incurred is E of t is equal to 10,000. तो हमारे पास ये फंक्शन जो है ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि हर दिन जो उनके पास खर्चा हो रहा है वो 10,000 है, यानी पर डे जो उस कैंपेन को मुनक्किद करने का खर्चा है वो $10,000 पर डे है। तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर हम इन दोनों फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। सो नाउ वी ड्रॉ दैट फिगर। So now we draw that figure. So we have x-axis and y-axis. So on x-axis we represent the days of campaign. The days of campaign. And on y-axis we represent dollars per day. तो अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं, यहाँ पे हम 5 days, this is our 10 days and this is roughly 15 days. This will be day number 20. And here we have 5,000 and here we have 10,000.
and here we have 15,000. Here we will have something like 20,000. So we know that this is our expenditure function. ये कांस्टेंट फंक्शन होगा हमारे पास क्योंकि हमारे जो रोज़ का खर्चा है वो $10,000 है. So this is E of t. E of t is 10,000, which is rate of expenditure. And we have another function which starts at 20,000 at t is equal to 0. And this is your function which is rate of contribution. ये आपका function c of t है, which is minus 100 times t square plus 20,000. तो डे 10 पे बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो प्रोसीड्स हैं और एक्सपेंडिचर है वो बराबर हो जाता है, यानी $10,000 ही एक्सपेक्टेड है आपकी जो एक्सपेंडिचर है और $10,000 ही आपका जो प्रोसीड है वो एक्सपेक्टेड है. दिस इज इट. 10 is equal to 10. So this is basically the figure which is representing the two functions. Let's go back to our solution A. तो solution A में हमने देखा कि हमारा जो एक्सपेंडिचर फंक्शन E of t है वो 10,000 है. उसके बाद हमने फिगर ड्रॉ किए जो कि उन दो फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं. So as long as the rate at which contributions are made exceeds the rate of expenditures for the campaign, that is net proceeds are positive. अगर जो डोनेशन है पर डे वो उससे ज़्यादा हो, यानी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो, तो हमारे पास जो कैंपेन पे एक्सपेंडिचर आ रहा है उससे ज़्यादा हो तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव ही रहेगा, या जो नेट प्रोसीड्स हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगी. तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 10 डेज़ तक जो हमारा ये कंट्रीब्यूशंस का फंक्शन है ये जो एक्सपेंडिचर के फंक्शन है उससे ऊपर जा रहा है. ये जो फंक्शन है ये कंट्रीब्यूशन का फंक्शन है, ये हमारा एक्सपेंडिचर का फंक्शन है. तो कंट्रीब्यूशन का फंक्शन जो है वो एक्सपेंडिचर के फंक्शन से शुरू के 10 दिन में इससे ऊपर ही है. तो इट मीन्स कि कंट्रीब्यूशन जो है शुरू के 10 दिन में हमें हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा ही मिलेंगी. सो नेट प्रोसीड्स विल बी पॉजिटिव अप अंटिल द टाइम व्हेन द ग्राफ ऑफ टू फंक्शंस इंटरसेक्ट. यानी जब तक इनका ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करता तो नेट प्रोसीड पॉजिटिव रहेंगी. बियॉन्ड दिस पॉइंट द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशंस. तो इस पॉइंट के बाद जो आपके पास रेट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन से एक्सीड कर जाता है. That is, the contributions would be coming in at a rate of less than $10,000 per day. यानी उस पॉइंट के बाद जो आपके पास जो contributions हैं वो $10,000 per day से कम आनी शुरू हो जाती हैं. So the graphs of two functions intersect when t is equal to. So we can find also this value from the graph but also from the functions. तो ये कब होगा कि जब आपके पास c of t जो है वो E of t के बराबर आ जाएगा. यानी दो फंक्शन इंटरसेक्ट करेंगे तब करेंगे जब आपके पास C of t और E of t बराबर आएंगे. तो इट मीन्स minus 100 times t square plus 20,000 is equal to 10,000. So this definitely means that 100 times t square is equal to 10,000 and t square is equal to 100 and t is equal to plus minus 10. So this implies that t is equal to 10 days because the negative root is meaningless. Number of days जो है वो minus 10 नहीं हो सकते, so the negative root is meaningless.
सो इफ़ यू गो बैक टू द क्वेश्चन, देन हमने हमारे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि कितने दिन तक जो कैंपेन है उसको कंडक्ट किया जाए कि हमारा जो नेट प्रोसीड्स है, नेट प्रॉफिट है, वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो उसका आंसर हमने फाइंड किया है कि अगर हम 10 दिन तक इस कैंपेन को चलाए रखेंगे तो आपके पास जो नेट प्रोसीड या नेट प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। So now we move to the part B. So part B basically asks for what are total campaign expenditures expected to equal, यानी जो total campaign के expenditure हैं वो कितने हैं। So the total campaign expenditures are represented by the area under E of t between t is equal to 0 and t is equal to 10। तो ये जो हमारे पास expenditures के area है वो t is equal to 0 से t is equal to 10 तक है, which is the area. So this is expenditures area. So this area represents the expenditures. So this could be found by integrating E of t between these limits, or more simply by multiplying 10,000 by 10. Multiplying 10,000 जो कि पर डे एक्सपेंसेस हैं, और अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें, which are the number of days, then E is equal to $1 lakh। तो इस कैंपेन के ऊपर जो टोटल खर्चा है वो $1 लाख है। इसको आप फाइंड कर सकते हैं अगर आप 0 to 10,000 dt फाइंड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 10,000 टाइम्स इंटू t 0 to 10, which will also give you $1 lakh, this or this। Part C is that what are total contributions expected to equal, यानी जो टोटल कंट्रीब्यूशन है इस कैंपेन से वो कितने आपके पास आएंगे। सो टोटल कंट्रीब्यूशंस ड्यूरिंग द 10 days आर रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर C of t बिटवीन t is equal to 0 एंड t is equal to 10। तो ये जो आपके पास एरिया आएगा, ये जो टोटल एरिया है, so these are the total contributions। So total contributions, तो contributions को हम इस एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे। So this can be found as the integral from 0 to 10 minus 100 times t square plus 20,000 dt. So you get minus 100 t cube divided by 3 plus 20,000 0 to 10. So this will be equal to minus 100 into 10 cube divided by 3 plus 20,000 and minus 0 plus 20,000. So this will cancel out with, so eventually what you get is so total expected proceeds from the campaign during the 10 days would be equal to $1,66,600.67. This is the answer to part C. So part D is what are the net proceeds, यानी जो total contribution है वो और उस total expenditure है उसका difference आपके पास क्या है। So the net proceeds are expected to equal
C minus E, which is 1,66,666.67 minus 1 lakh. This would be equal to 66,666.67 डॉलर्स। तो ये आपका जो नेट प्रॉफिट है, एंड दिस इज योर नेट प्रोसीड। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ करते हुए जो एक कैंपेन थी प्रोसीडिंग्स की और डोनेशंस की, उसके बारे में हमने मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडी की कि कितने दिन तक हम उस कैंपेन को चलाएंगे तो जो मैक्सिमम प्रोसीड या मैक्सिमम मुनाफा होगा वो उसके ज़रिए हासिल होगा। So next example is about the blood bank management. A hospital blood bank is conducting a blood drive to replenishes its inventory of blood. तो एक हॉस्पिटल है जो कि अपनी ब्लड बैंक को बरकरार रखने के लिए एक कैंपेन चला रहा है, जिसकी मदद से वो ताकि जो उसकी ब्लड बैंक जो वो सेव करता है उसको भरा जाए, यानी जो उसने ब्लड बैंक के अंदर सेफ ब्लड रखना होता है उसको भरने के लिए एक हॉस्पिटल जो है वो लोगों से अपील कर रहा है उसकी ब्लड की। सो द हॉस्पिटल एस्टिमेट दैट द ब्लड विल बी डोनेटेड एट ए रेट ऑफ D पॉइंट्स पर डे। तो हॉस्पिटल को ये एक्सपेक्टेड है कि जो ब्लड होगा वो इस फंक्शन से गिवन होगा, वेयर T इक्वल्स द लेंथ ऑफ द ब्लड ड्राइव इन डेज। यानी अगर T डेज तक हम अपनी वो कैंपेन को चलाएंगे तो उनके पास जो नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डे के हिसाब से ब्लड आएगा वो होगा D इज इक्वल टू 500 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.40। सो पॉइंट इज एक और पैमाना है जो कि रफली हाफ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो इफ़ द गोल ऑफ ब्लड ड्राइव इज़ 1000 पॉइंट्स, व्हेन विल द हॉस्पिटल रीच इट्स गोल। तो अब हॉस्पिटल का जो गोल है कि उसने 1000 पॉइंट्स के बराबर ब्लड को जमा करना है। तो सवाल अब ये है कि हमने वो नंबर ऑफ डेज़ फाइंड करने हैं जिसकी मदद से यानी कितने दिन तक ये कैंपेन जारी रखी जाए तो 1000 पॉइंट जो ब्लड है वो हॉस्पिटल के साथ जमा हो जाएगा। सो इन द सोल्यूशन, so in this problem the area between the graph of D and the T axis represents total donation of blood in pints। यानी इस प्रॉब्लम के अंदर जो एरिया है वो आपको क्या दे रहा है, टोटल जो डोनेशन है इन पॉइंट्स में वो दे रहा है। सो अनलाइक प्रीवियस एप्लीकेशन द डिजायर्ड एरिया इज नोन एंड द अननोन इज द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एज शोन इन द फिगर। अब आपके पास जो एरिया है वो आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जो अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, यानी कौन कौन सी T इज इक्वल टू 0 से किसके दरमियान हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास जो है वो 1000 पॉइंट ब्लड जमा हो जाएगा। So this is the length of ब्लड ड्राइव इन डेज। ये एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने दिन तक कैंपेन को चलाया जाए, और वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जो रेट ऑफ पॉइंट्स पर डे है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेट ऑफ ब्लड डोनेशंस in points per day. So here is some number 500. So these are the number of days which is unknown. यहाँ पे हमारा कोई t है जो कि हमें पता नहीं है। So if we draw the function it is somehow like this. So this is the function d of t which is 500 e to the power minus 0.40। अब इसके अंदर जो t है उसका हमें पता नहीं है कि व्हाट इज़ t, यानी कहाँ से कहाँ तक जो है हमारे पास 1000 पॉइंट ब्लड जो जमा हो जाएगा। सो द हॉस्पिटल विल रीच इट्स गोल व्हेन 0 to t 500 e to the power minus 0.40 dt is 1000। जब हमारे एरिया 1000 होगा तो हॉस्पिटल जो है वो अपने गोल को पहुंच जाएगा। So we can write this as
अब हमारे पास ये फंक्शन है, उसका हमने आगे डेरिवेटिव लाना है, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 0.04 से। सो यू गेट 0 to t 500 minus 0.4 divided by minus 0.4 into e to the power minus 0.4 dt is 1000. So you can get here minus 1250 0 to t e to the power minus 0.4 t dt. यहाँ पे आ जाएगा आपके पास minus 0.4 is equal to 1000. So we will evaluate this definite integral and solve for t. So evaluate the definite integral and solve for t. So when we integrate, what we get is that minus 1250 and e to the power minus 0.4 t from 0 to t star. So t star is something which we want to find. That is, हमने इस इंटेग्रल को सॉल्व कर रहे हैं 0 to t star minus 0.4 e to the power minus 0.4 t dt is equal to 1000, और यहाँ से हमने t star की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी. So this is equal to 1000. So this gives you minus 1250 e to the power minus 0.4 t star minus e to the power minus 0.4 into 0 is equal to 1000. इससे आपके पास आ जाएगा minus 1250 e to the power minus 0.4 t minus t star minus 1, which is 1000. So you get e to the power minus 0.4 t is equal to minus 250 divided by minus 1250 t star. So you get as e to the power minus 0.4 t star is equal to 0.2. So when you're taking natural logarithm, of both sides, of the equation, we use table number 2 in the book, by T2 in the book, we get 0.4 t star is equal to minus 1.6094, and this will give you t star is equal to 4.0235. So thus hospital will reach its goal in approximately 4 days, which is approximately 4 days. तो हॉस्पिटल जो है 4 दिन के अंदर अपना जो गोल है उसका 1000 पॉइंट्स जमा करने का वहाँ तक पहुँच जाएगा. So we can basically in the graph this t is something at t is equal to 4. अगर आपके पास ये t is equal to 4 है, so somewhere here it will be over 1000 points. This is 1000 points. So ये आपका required area है. So we start the example.
consumer's surplus. So this is something which is very significant in economics. So what is consumer surplus? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि consumer surplus होता क्या है. So consumer surplus is the difference between the maximum price a consumer is willing to pay and the actual price they to pay. तो कंज्यूमर सरप्लस जो होता है डिफरेंस होता है किसी भी प्रोडक्ट की वो प्राइस जो आप उसके लिए पे करना चाहते हैं और उस प्राइस के दरमियान जो कि आप एक्चुअली पे करते हैं, जो डिफरेंस होता है जो उसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस. If a consumer would be willing to pay more than the current asking price, then they are getting more benefit from the purchased product than they spent to buy it. तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि जिसके लिए आप ज़्यादा प्राइस देना चाहते हैं और आपको यानी आप विलिंग है कि अगर ये इससे ज़्यादा प्राइस पे भी हुई तो मैं इसको ख़रीदूँगा, तो इस सूरत में जो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि इस सूरत में यानी जो एक्स्ट्रा जो आप यानी जितने अपनी विल से कम पैसे आप पे कर रहे हैं वो आपको एक किस्म का मुनाफा हो रहा है या आपको एक किस्म का फ़ायदा हो रहा है. सो यू आर बेसिकली गेटिंग सम एक्स्ट्रा बेनिफिट. यानी आप फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट है, एक साबुन है और आप वो इतना पसंद है कि अगर वो 50 रुपये का भी हो तो आप उसको ले लेंगे, लेकिन उसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 40 रुपये है. तो इस सूरत में इकोनॉमिक्स की ज़बान में आपके पास कंज्यूमर पर सरप्लस है, यानी आपको 10 रुपये का उसके ऊपर मुनाफा मिल रहा है. सो वन वे ऑफ मेजरिंग द वैल्यू और यूटिलिटी दैट अ प्रोडक्ट होल्ड्स फॉर a consumer is the price that he or she is willing to pay for it. तो किसी भी चीज़ की यूटिलिटी को मेजर करने का एक ये तरीका भी होता है कि उसके लिए हम ये देखना चाहते हैं कि कोई उसके लिए कितनी प्राइस पे करने को विलिंग है. तो अगर किसी का प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइस भी जो कंज्यूमर है वो पे करके लेने के लिए तैयार है तो इट मीन्स कि उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, और अगर किसी प्रोडक्ट को वो कम प्राइस पे भी लेने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब है उसकी यूटिलिटी कम है. So economists contend that consumers actually receive bonus or surplus value from the products they purchase according to the way in which the marketplace operates. तो जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो क्लेम करते हैं कि उनकी ये राय है या उनकी ये थ्योरी है कि कंज्यूमर्स को जो है एक बोनस मिलता है इस सूरत में कि अगर या उनको एक सरप्लस वैल्यू मिलती है जब वो कोई प्रोडक्ट लेते हैं, इस सूरत में कि अगर वो उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा भी पे करना चाहते हैं. तो ऑफ कोर्स इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर. यानी अगर आप किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं, यानी आप ज़्यादा भी उसके लिए पे करेंगे, अगर उससे ज़्यादा महंगी भी होगी तो आप उसको लेना चाहेंगे. तो इस सूरत में जो उसकी वैल्यू है और जो आप पे करना चाहेंगे उसके लिए मैक्सिमम वो जो डिफरेंस है आपको उसी किस्म का फ़ायदा हो रहा है. तो इकोनॉमिस्ट बिलीव के ये इससे कंज्यूमर को एक सरप्लस मिलता है या फ़ायदा मिलता है. सो नाउ वी ड्रॉ अ फिगर टू प्रोसीड फर्दर विद दिस एग्जांपल. So this is the line QS is equal to 10p, and here you have QD is equal to p square minus 40p plus 400.
सो व्हाट द अबव फिगर रिप्रेजेंट्स, यानी जो फिगर अब क्या रिप्रेजेंट करता है। सो द अबव फिगर पोर्ट्रेज द सप्लाई एंड डिमांड फंक्शंस फॉर ए प्रोडक्ट। QD क्या है, ये डिमांड फंक्शन है उस प्रोडक्ट का, और QS क्या है, उसका सप्लाई फंक्शन है। दोनों प्राइस पे डिपेंड कर रहे हैं। So equilibrium occurs when a price of $10 is charged and demand equals 100 units. तो हमने बेसिकली शुरू में पढ़ा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम तब होता है कि जब उसकी जो डिमांड और सप्लाई है वो दोनों बराबर हो जाएं। सो वी कैन सी फ्रॉम द फिगर के उसकी जो सप्लाई है वो भी 100 होगी और डिमांड भी 100 होगी जब आपके पास पीक वैल्यू 10 हो। यानी अगर आप प्राइस की $10 चेंज करेंगे तो डिमांड 100 यूनिट हो जाएगी और मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। So if dollars are used to represent the value of this product to consumers, accounting practice would suggest that the total revenue is a measure of the economic value of this product. तो अगर हम बेसिकली रिप्रेजेंट करें उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कंज्यूमर के लिए, तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस से हमें पता चलता है कि चूँकि हर एक यूनिट की प्राइस $10 है तो उसका 100 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी जो वैल्यू है इकोनॉमिक वैल्यू $1000 है। सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCE रिप्रेजेंट दिस मेजर ऑफ वैल्यू। तो हमारे पास बेसिकली जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रही है 1000 को $. However, if you consider the nature of the demand function, there would have been a demand for the product at prices higher than $10. जब आप इस डिमांड फंक्शन को देखते हैं तो आप देखते हैं कि चूंकि $10 से ज़्यादा भी अगर यहाँ पे प्राइस रखी जाए, सो दिस इज प्राइस इन डॉलर्स, तो एक्स एक्सिस पे हमारी प्राइस इन डॉलर्स है। तो आप देख सकते हैं अगर डिमांड $10 से ज़्यादा पे भी जो है वो क्वांटिटी की डिमांड मौजूद है, जो कि ये एरिया है जो कि CE और D में रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा डिमांड अभी मौजूद है अगर हम प्राइस को जो है वो 10 से ऊपर भी रखते हैं। सो दैट इज़ देयर वुड हैव बीन कंज्यूमर्स विलिंग टू पे ऑलमोस्ट $20 फॉर द प्रोडक्ट। तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि यहाँ तक कि कुछ कंज्यूमर हैं जो कि $20 तक भी इस प्रोडक्ट को पे करने के लिए तैयार हैं। सो एडिशनल कंज्यूमर्स वुड हैव बीन ड्रॉन इनटू द मार्केट एट प्राइसेस बिटवीन $10 एंड $20। तो अगर प्राइस 10 और $20 के दरमियान हो तो हम एडिशनल कंज्यूमर्स को भी मार्केट की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा कंज्यूमर्स आ जाएंगे। So if we assume that the price these people would be willing to pay is a measure of the utility the product holds for them, they actually receive a bonus when the market price is $10. तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो कि एक्स्ट्रा यानी $20 तक भी पैसे पे करना चाहते हैं उस क्वांटिटी के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जब उनको जो प्राइस अगर $10 की मिल रही है, यानी उस जो प्रोडक्ट है वो उनको $10 का मिल रहा है, तो इट मीन्स कि उनको मुनाफा हो रहा है क्योंकि वो $20 तक पे करने की भी ख्वाहिश रखते हैं, यानी वो इस प्रोडक्ट के लिए $20 भी पे कर सकते हैं। तो हम ग्राफ से कह सकते हैं कि इस जो प्रोडक्ट की यूटिलिटी है वो $20 तक है और वो लोग जो कि $10 पे इसको ख़रीद रहे हैं उनको एक्चुअली $10 का मुनाफा हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आप जो है इस एरिया में $10 का, यानी यहाँ पे जो लोग इस एरिया के अंदर प्राइस देने के लिए विलिंग है उनको जो ऊपर के मनी है उसके हिसाब से मुनाफा हो रहा है। Economists would claim that a measure of the actual utility of the product is the area ABCDE। तो इकोनॉमिस्ट जो होंगे वो क्लेम करेंगे कि जो इस प्रोडक्ट का मेजर है वो बेसिकली ये तमाम एरिया ABCDE है, यानी जो इस प्रोडक्ट की यूटिलिटी है वो यहाँ पे भी है। And when the market is in equilibrium, the extra utility received by consumers referred to as the consumer surplus is represented by the shaded region CDE। तो अगर मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर हो तो कंज्यूमर को एक ख़ास फ़ायदा हो रहा है
और कंज्यूमर को जो सरप्लस मिल रहा है वो इस शेडेड रीजन से जाहिर किया गया है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम आपके पास आता है जब आप $10 प्राइस चार्ज करते हैं। तो जब आप $10 प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो एक इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको यहाँ पे बोनस मिल रहा है या फ़ायदा मिल रहा है, और जो जितना फ़ायदा मिल रहा है वो हम ये रीजन हमारा CDE जो है इसके अंदर गिवन है, और इसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन। दिस इज बेसिकली द इंटीग्रल ऑफ द डिमांड फंक्शन बिटवीन 10 and 20। तो डिमांड फंक्शन आपका है p² माइनस 40p प्लस 400, और आपका डेरिवेटिव इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू p है तो dp। सो दिस इज एरिया अंडर द कर्व QD। तो ये जो एरिया है अंडर द कर्व QD है, और C to D जो है इसका, और E से D जो कि 10 to 20 है इसकी लिमिट्स हैं। सो दिस गिव्स अस p³ / 3 minus 20p² plus 400p 10 to 20। तो ये आपके पास आ जाएगा 20³ / 3 - 20 × 20² प्लस 400 × 20। इस सब से आप माइनस करेंगे 10³ / 3 - 20 × 10² plus 400 × 10. So this will give you $333.34. So our accounting methods would value the utility of the product at $1,000. तो अकाउंटिंग मेथड से जो वैल्यू है उस यूटिलिटी की वो $1,000 है। इकोनॉमिस्ट्स वुड कंटेंड दैट द एक्चुअल यूटिलिटी इज $1,333.34, और दैट द कंज्यूमर्स सरप्लस इक्वल्स $333.34। तो जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो यहाँ पे क्लेम करेंगे कि जो एक्चुअल यूटिलिटी है वो इस प्रोडक्ट की वो $1,333 है, और जो कंज्यूमर्स को सरप्लस या मुनाफा मिल रहा है वो $333 है। So this measure of added or bonus utility applies particularly to those consumers who would have been willing to pay more than $10। तो ये जो फ़ायदा और या ये जो बोनस या सरप्लस यूटिलिटी है उन कंज्यूमर्स को बेसिकली मिल रही है जो कि $10 से ज़्यादा भी उसके लिए पे करना चाहते हैं। So this was an application of definite integral in the field of economics. So this is basically it about today's lecture. So what we did today, we studied section 19.4, which is applications of integral calculus by solving variety of different problems in business economics and finance. तो आज हमने जो इंटीग्रल कैलकुलस और इसकी जो फर्दर एप्लीकेशंस है उसको स्टडी किया। उम्मीद है आपने इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।